प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन अध्याय 5 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। अवध पर सहायक संधि थोपी गई थी, यानी अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई थी? ये इसके ऊपर सहायक संधि थोपी गई थी 1801 के अंतर्गत। आखिरी मुगल बादशाह कौन थे? तो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। 1857 में सबसे पहले विद्रोह कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो 1857 का जो विद्रोह था सबसे पहले मेरठ से शुरू होता है। बैरकपुर में अंग्रेज अफसरों पर हमला करने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो उसका नाम था मंगल पांडे। कानपुर में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? कानपुर के अंतर्गत क्रांतिकारियों का नेता नाना साहब थे। मध्य भारत में जंगलों में रहते हुए अंग्रेजों के साथ छापामार युद्ध किया। किसने युद्ध किया था? तात्या टोपे ने युद्ध किया था। क्वेश्चन संख्या 7 है, बिहार में विद्रोही सिपाहियों का साथ किसने दिया था? तो बिहार के अंतर्गत विद्रोही जो सिपाही थे उनका साथ देने वाले थे कंवर सिंह। क्वेश्चन संख्या 8 है, बहादुर शाह की पत्नी का क्या नाम था? तो बहादुर शाह की पत्नी का नाम था बेगम जिन्नत महल। प्रश्न संख्या 9 है, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी रंगून के अंदर। क्वेश्चन संख्या 10, मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो मध्य प्रदेश के जो मांडला क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व है रानी अवंतीबाई लोधी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन संख्या 11, 1857 की क्रांति का कारण नहीं है। इनमें से कौन सा कारण है जो 1857 नहीं है? ये कारण है जो 57 की क्रांति का कारण नहीं है, बाकी 3 है इसमें से कारण है। तो इसमें सामाजिक रीति रिवाजों को बनाए रखना, ये 1857 की क्रांति का कारण नहीं है, बाकी स और द इनके कारण है। क्वेश्चन संख्या 12 है, 1857 के विद्रोह के शांत होने पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1858 के कानून के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार हस्तांतरित किए गए। यानी जब 1857 की क्रांति समाप्त हो गई थी और उसके बाद में 1858 के अंतर्गत एक एक्ट आया। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार है वो किसको दे दिए गए? वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार समाप्त हो गए और अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चले गए थे। मैंने उत्तरमाला बता दी और आप इनमें से मिलान करके लिख सकते हैं। आगे अपन बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। सबसे पहले है खाली जगह की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में आने वाली आखिरी रियासतों में से थी। तो इसके अंतर्गत आएगा अवध। अवध को कुप्रशासन के आधार पर हड़प लिया गया। बिहार के एक पुराने जमींदार खाली जगह ने विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया। किसने दिया था? तो बिहार के अंतर्गत जमींदार जिसने विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया था वो थे कंवर सिंह। सितंबर 1857 में खाली जगह दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। तो इसके अंतर्गत होगी दिल्ली। यानी 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई थी। खाली जगह का 4 है,
1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। रंगूल जेल में नवंबर 1862 में खालिद जगह ने अंतिम सांस ली। ये सबको पता है, बहादुर शाह जफर। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था। सैनिकों ने ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। यानी सैनिकों ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध। ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चले गए। तो जो 8 नंबर की खाली जगह है, पहले इसमें आएगा ब्रिटिश संसद के द्वारा 1858 में कानून पारित किया गया और इस कानून के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार, सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चले गए थे। अब अपन आगे पढ़ेंगे राइट और रॉन्ग के बारे में, यानी सही कथन कौन सा है और गलत कथन कौन सा है। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी। तो ये सही है। 18वीं सदी ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो उसके बाद में राजा और जो भी नवाब थे, इनकी ताकतें धीरे धीरे कम होने लगी थी। अंग्रेजों ने 1850 में एक नया कानून बनाया जिससे ईसाई धर्म अपनाना कठिन हो गया। ये गलत है। दूसरे में जो ये कथन है, ये गलत कथन है। तीसरे, अंग्रेजों को लगता था कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। सही है। अंग्रेजों को लगा कि जो गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग से जो उथल पुथल पैदा हुई वो कुछ समय बाद में शांत हो जाएगी, ये अंग्रेजों को लगता था। ये कथन सही है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ अववा से हुआ। 1857 की क्रांति का प्रारंभ अववा से नहीं हुआ, इसका प्रारंभ मेरठ से होता है। अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। ये सही है, इनामों का ऐलान किया था। तो ये सही और गलत है, अपन ने पढ़े। आगे अपन पढ़ेंगे मिलान करना। 1857 के विद्रोह का शुभारंभ मेरठ से होता है। तो पहले के अंतर्गत तीसरा, यानी 1857 का जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत मेरठ से होती है। दूसरा है ब्रिजेश कदर, ये लखनऊ के नवाब थे। रानी अवंतीबाई लोधी, जो तीसरे के अंतर्गत ये रामगढ़ की थी। कंवर सिंह कहाँ के थे? ये कंवर सिंह बिहार के थे और बहादुर शाह जफर रंगून जेल भेज दिए गए थे। तो ये अपन ने कुछ मिलान वाले क्वेश्चन देखे। अब अपन अति लघुरात्मक प्रश्न देखेंगे, जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो। अंग्रेज साम्राज्यों में अवध का विलय कब हुआ? यानी अंग्रेजी साम्राज्य में अवध को कब मिला लिया गया? तो 1856 के अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य में अवध का विलय कर लिया गया था। किस आधार पर अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया गया? यानी क्या आधार ऐसा बताया गया जिसके कारण ये कहा गया कि अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा? तो गवर्नर जनरल डलहौजी ने कहा कि नवाब ने यहाँ कुशासन फैला रखा है तथा समुचित प्रशासन के लिए यहाँ ब्रिटिश शासन का होना जरूरी है। प्रश्न संख्या 3 है, यह नया कानून कब बनाया गया कि आवश्यकता पड़ने पर सिपाहियों को समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है?
यानी एक नया कानून बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि अगर आवश्यकता पड़ी तो सिपाहियों को समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। तो ये कानून आया था सन 1856 के अंतर्गत। ब्रिटिश भूनीतियों का सिपाहियों पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भू नीतियाँ जारी की गई उनके द्वारा सिपाहियों पर क्या प्रभाव पड़ा? सिपाही नाराज थे क्योंकि उसमें से अधिकांश किसान थे तथा गांव में उनका परिवार था। यानी ज़्यादातर सिपाही थे वो कौन थे? किसान। और भू नीतियाँ जारी की गई जिसके तहत किसानों के ऊपर प्रभाव पड़ा और अधिकांश जो किसान थे वही क्या थे? सिपाही थे। प्रश्न संख्या 5, सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था मई 1857 मेरठ से। सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? सिपाही विद्रोह की शुरुआत मेरठ छावनी से शुरू होती है। नाना साहब कौन थे? नाना साहब स्वर्गीय पेशवा बाजीराव का दंतक पुत्र था। क्या कह सकते हैं? पेशवा बाजीराव के दंतक पुत्र थे। नाना साहब का सेनापति कौन था? अब ये नाना साहब थे वो पेशवा बाजीराव के दंतक पुत्र थे। अभी नाना साहब के सेनापति थे उनका नाम था तात्या टोपे। राज्य शक्ति कंपनी के हाथ से ब्रिटिश ताज को कब स्थानांतरित की गई? यानी सन 1858 में। जब 1857 की क्रांति समाप्त हो जाती है उसके बाद में नया कानून पारित किया जाता है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकार हैं अब ब्रिटिश ताज के अधीन हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। 1858 से गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? यानी 1858 के बाद में जो नया कानून आया इस कानून के अंतर्गत गवर्नर जनरल का जो पद था उस पद को समाप्त कर दिया गया और एक नया पद सृजित किया गया जिसको अपन कहते हैं वायसराय। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? यानी कौन सा महत्वपूर्ण बदलाव आया था? तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत प्रशासन की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी ले ली थी। आपने पढ़ा था कि 1857 की क्रांति के बाद नए जो कानून आया वो 1858-59 के अंतर्गत आया था और इसमें ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अधिकार है उसका हस्तांतरित अब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो जाएगा। यानी ब्रिटिश साम्राज्य ही अब भारत पर प्रत्यक्ष या कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदारी ब्रिटिश राज के हाथों में चली गई थी। 1857 के बाद से अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार क्यों किया जाने लगा? यानी जब कानून बना 1858 और 59 के अंतर्गत तो मुसलमानों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया गया। ये क्यों किया गया? तो इनका उनके साथ में ऐसा व्यवहार करने का कारण ये था क्योंकि अंग्रेज ये मानने लगे थे कि मुस्लिम लोग ही विद्रोह के लिए क्या थे? उत्तरदायी थे। यानी अंग्रेजों को ये लगता था कि भाई जो बहादुर शाह जफर था उन्होंने इस क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था और इन्हीं के द्वारा ये विद्रोह शुरू किया गया। और उसके बाद में जब क्रांति समाप्त हो जाती है तब अंग्रेजों के दिमाग में या उनके विचार में ये आता है कि भाई जो भी ये क्रांति के कारण थे यानी क्रांति किन के द्वारा शुरू की गई थी तो इसमें पूर्ण रूप से इन मुसलमानों का हाथ है। इसलिए वो मुसलमानों के प्रति विद्रोह के लिए क्या हो जाते? उत्तरदायी होते हैं। अब आगे जो लघुरात्मक प्रश्न है वो अगले भाग के अंतर्गत पढ़ेंगे। अपन ने अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे, अति लघुरात्मक क्वेश्चन देखे, रिक्त स्थान के बारे में पढ़ा, सही और गलत है उनके बारे में पढ़ा, सही मिलान वो पढ़े। तो
अब ये वीडियो पूरा होता है और अगले भाग के अंतर्गत अतिरोगात्मक प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे।